नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 हमारा सब्जेक्ट है ये हिस्ट्री, जिसका नाम है इशूज़ इन 20th सेंचुरी। दोस्त ये वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड का पार्ट है, जिसको हिंदी में कहा जाता है 20वीं शताब्दी, यानी कि विश्व इतिहास के कुछ मुद्दे हैं जो कि हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर हमें कवर करना है। दोस्त इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप दोस्त वीडियोस देख के ही सारा काम चला लोगे। और वीडियो के दोस्त एंड में आपको मैं नोट्स दूंगा जो कि बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। दोस्त वीडियो को एंड तक देखना, सारे टॉपिक दोस्त आपके मैं कवर कर दूंगा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं दोस्त, मैं कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और यही वो सारे क्वेश्चंस है जो आपको पूरे सिलेबस में करना है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन कवर नहीं करने आप सभी को। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, शीत युद्ध के उदय और कारणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द राइज एंड कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर। तो सबसे पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, देन आपको मैं इसका आंसर बता दूंगा जल्दी जल्दी। क्लियर है? पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्त, फेसेस क्या है हमारे कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के जो चरण है उसके बारे में बताना है आप सभी को। एंड थर्ड क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। फोर्थ क्वेश्चन है गैस त्रासदी, यानी कि दोस्त जो भोपाल गैस जो यानी कि जो दोस्त घटना हुई थी, जो ट्रेजेडी हुई थी, उस पर क्वेश्चन आता है आपका ये। ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास शॉर्ट नोट आया है उपनिवेशवाद पे, रंगभेद की नीति पे, क्यूबा मिसाइल संकट पे और दांडी मार्च पे। तो ये सारे दोस्त कॉलोनियलिज्म एंड अपार्थाइड पॉलिसी हो गई, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और दांडी मार्च यहाँ पे हो गई। एंड इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन क्या है, 1920 और 1990 के बीच मास मीडिया के विकास पे बताना है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के नारीवादी आंदोलन के बीच में दोस्त क्या मतलब इसका इफेक्ट रहा, ये बताना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जब भारत का दोस्त फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा था तो उस टाइम वुमेन्स के क्या कंट्रीब्यूशन थी, नारियों की क्या भूमिका थी, ये बताना है। गुट निरपेक्षता पे आपको पूरा टिप्पणी करना है। ठीक है। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट वो है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में जो संघर्ष चलता रहता है उसके मेन इशूज़ क्या है, आखिर दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया क्या है, मुद्दा क्या है इनके बीच में, ये बताना है दोस्त। इसके नीचे इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी मेरे पास हिंदी मीडियम वाले बच्चों के हैं, इसलिए मैं फटाफट हिंदी में बोल देता हूँ यहाँ पे। वियतनाम की दोस्त स्वतंत्रता और एकीकरण के लिए संघर्ष बताना आप सभी को। आखिर वियतनाम का जो वॉर हुआ था वो संघर्ष बहुत लंबे टाइम तक चला दोस्त, ऐसा वॉर जिसमें अमेरिका हार गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए वियतनाम का। उत्तर यानी कि दोस्त जो वेस्टर्न कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, उनको उत्तर कहा जाता है, नॉर्थ। और जो दक्षिण यानी कि जो विकासशील देश है, एशियन कंट्रीज वगैरह हो गया हमारे, तो जो उत्तर और दक्षिण का जो पर्यावरण आंदोलन है इसमें अंतर क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरिस छात्र आंदोलन 1968 का, 20वीं शताब्दी के कुछ मुद्दे, ये क्वेश्चन जो है नारीवाद वाला दोस्तों ऊपर कवर हो गया, इसको नहीं करना, स्किप कर देना इसको आप। अल्जीरिया का जो स्वतंत्रता संग्राम है, यानी कि फ्रांस ने जो अल्जीरिया को गुलाम बना लिया था अपना, इस पूरी घटना को आपको बताना है। इसके बाद ये सारे जो रहे हमारे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो मैंने आपको बताया। जो नहीं बताया तो उसको एक दो क्वेश्चन छोड़े मैंने, बाकी दोस्त पूरे सिलेबस से आपके ये क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बता दिया दोस्त। अब यही आपके पेपर में आएगा, लिख के ले दो आप सभी। अब आपको क्या करना है, एक एक करके मैं टॉपिक को बता देता हूँ। मैं दोस्त ऐसा नहीं कि मैंने टॉपिक की वीडियोज़ नहीं बनाई है, जैसे कि देखो आप जो शीत युद्ध है एंड इसके फेसेस हो गए, ये देखिए दोस्तों, आप गूगल पे आइए यानी यूट्यूब पे आइए, देखिए यहाँ पे तो वियतनाम वॉर ये रहा, अमेरिका की हार वियतनाम वॉर। जिस वियतनाम वॉर के ऊपर लगभग 1.5 घंटे की वीडियो आ रखी है, प्लीज़ इसको जरूर देख लेना, बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया दोस्त। आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से प्रिपेयर हो गया। अब उसके बाद है शीत युद्ध का कारण, कोल्ड वॉर यानी कि जो कॉजेज है वो इसके अंदर आपका हो गया, कारण और परिणाम दोस्त इस वाले वीडियो से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से पहले ऑलरेडी ही समझा दिया है, तो उस टॉपिक को मैं अभी भी समझाऊंगा ऐसा नहीं है, बट फिर भी मैं इन वीडियोस के लिंक भी दे दूंगा आप सभी को। इसमें दोस्त मैंने फेस टू फेस आपको समझाया हुआ है, अब टाइम बहुत कम है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी समझाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इन वीडियो को जरूर देख लेना। इनके लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे दिए। चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं विद हमारे क्वेश्चंस के साथ। मैं आपको आंसर्स बताने वाला हूं। तो सबसे पहला हमारे क्वेश्चन था ये दोस्तों, हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था शीत युद्ध के उदय और कारणों के बारे में बताना है आप सभी को, आखिर कारण क्या था और इसका उदय हुआ तो हुआ क्यों। देखो कोल्ड वॉर है ये ऐसा वॉर जिसमें कोई डायरेक्टली बंदूक गोले बारूद से लड़ाई नहीं हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी की वॉर थी, यानी कि एक विचारधारा की वॉर थी ये दोस्त। इसके बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो बर्नार्ड एम बरूच, याद इसका नाम याद रखना यार, ये वही बंदा है जिसने शीत युद्ध नामक वर्ड सबसे पहले यूज किया था दोस्त। 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एम बरूच के द्वारा साउथ कैरोलिन विधानमंडल में भाषण देते हुए इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो उस टाइम कंडीशन चल रही थी उसको शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर कहा गया। इन्होंने दोस्तों ये कहा था कि जो इस टाइम जो शीत युद्ध की शक्ति संघर्ष का जो रणनीति चल रहा है आज, यानी जो पॉलिटिक्स चल रहा है दोस्तों 1947 में क्या चल रहा था, दुनिया भर के अंदर कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उसी को इन्होंने बोला कि जो शक्ति संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर पावर है, ये और कुछ भी नहीं सिर्फ शीत युद्ध है। क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान डायरेक्टली वॉर नहीं कर रहा, लेकिन वो दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है, अपने आप को पावरफुल बनाना चाह रहा है। तो सिंपल दोस्त यही इन्होंने
कोल्ड वॉर के नाम से इनको यानी कह सकते हो कि डिनोट कर दिया कि यही कोल्ड वॉर है, यानी शीत युद्ध है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी कहा गया, क्योंकि आपको पता है कि सोशलिस्ट विचारधारा से काफ़ी अफेक्टेड थे, काफ़ी प्रभावित थे ये समाजवाद की विचारधारा से। देखो, शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष ना होकर यह भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। ये दोस्त ये कह रहे हैं कि जो आप दोनों भीमाकार मतलब दोस्त कि दोनों सुपर पावर आपस में संघर्ष कर रहे हैं, शक्ति संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर पावर कर रहे हैं, जो देखते हैं किस में कितना है दम और कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन के दिखाता है। तो ये कहते हैं दोस्त जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और बेसिकली दोस्त यूएसए और यूएसएसआर यही कर भी रहे थे वो। एंड यहाँ पे जॉन फोस्टर डलेस के द्वारा क्या कहा गया ये देखते हैं। देखो, तो जो भी आपको मैं बताऊंगा उसकी हिंदी मीनिंग यहाँ पे और इंग्लिश मीनिंग उसके नीचे लिखी होगी, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की भी हेल्प हो जाएगी और हिंदी मीडियम वालों की भी इससे हेल्प हो जाएगी। देखो, शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था, इनका मानना है ये, इनका फोस्टर का। अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धर्म प्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध। नास्तिक मतलब जो धर्म को नहीं मानते, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इसके विरुद्ध बताया है। मेनली शीत युद्ध का उदय हुआ कैसे, मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको बैकग्राउंड बताता हूँ दोस्त, इससे क्या पता आपको टॉपिक समझ में आ जाए। सबसे पहले देखो दोस्त, हुआ यह था कि 1918, आपको दोस्त नहीं दिख रहा तो मेरे को व्हाइट कलर ले लेता हूँ, अब दिखेगा आपको, यस हाँ जी दोस्त, 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था, जिसकी स्टार्टिंग 1914 यानी 1914 से हुई थी। उसके बाद 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड चला था, और उम्मीद ये की गई थी दोस्त वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ख़त्म होने के बाद ही कि वर्ल्ड वॉर सेकंड होगा ही नहीं, और हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर सेकंड भी हो गया। दुनिया दोस्त दो ग्रुप में डिवाइडेड थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के टाइम में भी। एक तरफ थे एलियाइड पावर यानी कि जो मित्र राष्ट्र कहते हैं, और एक तरफ थे दोस्त एक्सिस पावर। एक्सिस पावर को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सेंट्रल पावर के नाम से जाना जाता था, और वर्ल्ड वॉर सेकंड में कहा गया एक्सिस पावर, जिसमें तो जर्मनी है ना, एंड हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया ये, और एक्सिस पावर हार गए थे, वो एलाइड पावर जीत गए थे। तो जिसके अंदर ब्रिटेन शामिल था, यूएसएसआर जिसको आज हम रसिया कहते हैं वो था, यूएसए था, चाइना था, ये सब दोस्तों इसके अंदर शामिल थे। अब हुआ ये कि जैसे वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद दोनों शक्तियाँ, यानी कि अब देखोगे तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे सुपर पावर बचे थे जो अपनी इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर और दोस्त वेपन्स के मामले में दुनिया में सबसे पावरफुल निकले, और वो थे दोस्त कौन, यूएसए और यूएसएसआर। भाई यूएसएसआर कहने लग गया अमेरिका, सुन भाई तेरे से ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ। अब यूएसए कहता चल बेटे मैं हूँ तेरे से ज़्यादा पावरफुल, और बस यही जो होड़ लगी इसने पूरी दुनिया को तो युद्ध में धकेल दिया, और यहीं से स्टार्ट होती है शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की, और यहाँ से दोस्तों शीत युद्ध की स्टार्टिंग हो जाती है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ऑफिशियली कह दिया गया कि शीत युद्ध की स्टार्टिंग हो गई है। आखिर हम पहले ये बात करते हैं दोस्त कि जब अमेरिका ने अपने पावर को दिखाने के लिए बेवजह, इसका दोस्त कोई मकसद नहीं था, जब इसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे दोस्त परमाणु बम से अटैक कर दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका अमेरिका का प्रभाव था जो वो दिखाना चाहता था दुनिया को कि भाई देख भाई मैं भी एक पावरफुल हूँ। अब हम पहले बात करते हैं शीत युद्ध के कारण क्या है दोस्त। जो मैंने आपको अपनी वीडियो दिखाया उसके अंदर ही मैंने इसको समझा रखा है, फिर भी अभी आपको मैं पॉइंट्स जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि एक बार आप पॉइंट को रिमाइंड कर लो, ठीक है दोस्त। देखिए, सबसे पहला रीजन है शीत युद्ध के शुरू होने का यानी कोल्ड वॉर के स्टार्ट होने का, वो है ऐतिहासिक कारण यानी हिस्टोरिकल रीजन्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दोस्त कहा यह जाता है कि शीत युद्ध की स्टार्टिंग 1945 से हुई है वर्ल्ड वॉर सेकंड के खत्म होने के बाद। लेकिन दोस्त ऐतिहासिक रीजन में इसका यह कहा जाता है, हिस्टोरिकल रीजन्स में, कि कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग 1917 से ही हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, और दुनिया में दोस्त आपको पता है कि यूएसए की जो आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिज्म की है, पूंजीवाद की है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि सब कुछ यानी कि प्रोडक्शन कितना होगा, क्या कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, मार्केट सबके ऊपर, इंडस्ट्री, बैंक, बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री, इन सब के ऊपर प्राइवेट लोगों का अधिकार होगा, हमारे आपके जैसे लोगों का अधिकार होगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। ये है दोस्तों अमेरिका की आइडियोलॉजी जिसको कैपिटलिज्म हिंदी में पूंजीवाद कहा जाता है। लेकिन अब एक तरफ दोस्तों यूएसएसआर है, यूएसएसआर जिसको हम रसिया कहते हैं आज, इसके अंदर हुआ क्या दोस्त, 1970 के अंदर रेवोल्यूशन हुई, और इस रेवोल्यूशन के बाद ठीक जो अमेरिका की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म की उसके ठीक बिल्कुल अपोजिट में एक आइडियोलॉजी लेकर आ गया दोस्तों यूएसएसआर, जिसको कहा गया सोशलिज्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो चीज़ प्राइवेट हाथ में होती है वो सब कुछ गवर्नमेंट हाथ में होगा, यानी कि बैंक, इंडस्ट्री हो गया, जो प्रोडक्शन के सोर्स हो गए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स यानी कि जो भी उत्पादन करने के साधन है, मार्केट में कौन सा सामान कितने का बिकेगा, बैंक, इंडस्ट्री, कारखाने, ये सब कुछ दोस्त चले गए किसके पास, ये सब चले गए यूएसएसआर यानी कि गवर्नमेंट के हाथों में। तो अमेरिका के अंदर कैपिटलिज्म प्राइवेट सेक्टर था,
सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के अंदर क्या था, सोशलिज्म यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर था, जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार का कंट्रोल था। तो अब अमेरिका चाहता था पूरी दुनिया पे कैपिटलिज्म स्प्रेड हो, पूरी दुनिया कैपिटलिज्म को अपनाए, सब जगह पूंजीवाद होना चाहिए, कोई देश भी ट्रेड करने में किसी को रोकेगा नहीं, व्यापार खुलेपन में होगा, कोई किसी पे कब्जा नहीं करेगा, ना ही इंटरफेयर भी नहीं करेगा कि भाई ट्रेड करने से रोका जाए, है ना, क्योंकि दोस्त प्राइवेट सेक्टर है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। अब ऐसा भी है कि कोई भी कंपनी जाके कुछ देश में जा सकती है, ट्रेड कर सकती है, कोई लाइसेंस वगैरह लेना नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। अब लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है, जो यूएसएसआर के अंदर, कि कोई प्राइवेट सेक्टर होगा ही नहीं, अगर कोई नई कंपनी आना भी है दोस्तों गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट से परमिशन तो आपको पता है कि बंदा मर जाता है, लेकिन परमिशन दोस्त नामुमकिन होता है मिलना। सोचो जरा, यही मेन रीज़न था। तो अमेरिका ने ये कहा कि सोशलिज्म के आ जाने से ही एक नई दुनिया में आइडियोलॉजी आ गई, और नई आइडियोलॉजी आ जाने की वजह से दुनिया में जो टकराव बढ़ता चला गया। तो शीत युद्ध की स्टार्टिंग बेसिकली 1945 से ना मानकर 1917 से मानी जाती है। इसको ही बोला जाता है हिस्टोरिकल रीजन, जबकि जो यानी कि जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी यूएसएसआर में, यानी कि जो समाजवाद की क्रांति हुई थी, उसी क्रांति से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। ये दोस्तों आपको देखना है, समझना है सही से, एक एक कंसेप्ट को बता रहा हूँ मैं। सेकंड पॉइंट क्या था, तो सेकंड फ्रंट क्वेश्चन। इसमें क्या है देखिए दोस्तों, आपको बताता हूँ मैं। आपको ये पता होना चाहिए जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल ही रहा था उस टाइम यूएसएसआर को दोस्त जर्मनी ने पूरा घेर लिया था। यानी कि आपको पता है कि जर्मनी यानी जो हिटलर है, बड़ा दिमाग का शातिर इंसान था, उसने पूरे यूएसएसआर को घेर लिया। अब जब इसने पूरे यूएसएसआर को घेर लिया दोस्त, तो अमेरिका यानी कि जो यूएसएसआर है वो चाहता था कि एक नया मोर्चा बनाया जाए जिसको सेकंड फ्रंट कहा जाए। इसमें क्या हो, इसमें यूएसए यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलके जर्मनी को रोके, ताकि वो यूएसएसआर पे कब्जा ना करे, या मतलब कि अटैक ना करे, या यहाँ पे अपने दोस्त, आपको पता है कि दो वर्ल्ड वॉर सेकंड यूएसएसआर को बहुत जन की हानि हुई थी। इसलिए चाहता था बस कि यूएसएसआर यूएसए और ब्रिटेन को रोके, आखिर जर्मनी उसके ऊपर दोस्त भाई अटैक करे जा रहा है बार बार। इसको कहा गया सेकंड फ्रंट का क्वेश्चन। और हुआ क्या कि दोस्त यूएसए और ब्रिटेन ने जर्मनी को रोकने के बजाय शांत रहे, वो रुके रहे, जर्मनी पे कोई एक्शन ले ही नहीं रहे थे। जर्मनी दोस्तों पूरा घुसता चला गया यूएसएसआर के अंदर। जब जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो यूएसएसआर ने आरोप लगाया अमेरिका के ऊपर, बेटे अमेरिका बहुत तेज हो रहा है, तूने जर्मनी को रोका नहीं था, हमारे अंदर तूने आने दिया ना, तो यही चाहता ना कि यूएसएसआर बर्बाद हो जाए, चल बेटे तेरे को देख लेंगे आगे चल के। अब यहाँ से क्या हुआ, दोनों के बीच में कटाक्ष, यानी कि कहते नहीं है कि जो कटुता की भावना होती है, जो दुश्मनी की भावना होती है, वो जगने लग गई। शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। सेकंड पॉइंट के बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, जब युद्ध खत्म हो गया, पोस्ट वॉर ऑब्जेक्टिव क्या हुए हम ये समझते हैं। देखो दोस्तों, हुआ ये कि जो यूएसएसआर है वो चाहता था कि भाई देखो, जर्मनी जब ऐसा सब कर रहा था तो एक चीज़ यहाँ पे आपको कंसेप्ट को समझना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इनकी अलग ही चालाकी है। हुआ ये था, जब यूएसएसआर ने ये कहा कि जर्मनी को रोको, तो पश्चिमी देशों ने ये सोच के उसकी हेल्प नहीं करी कि भाई जर्मनी को रोक देंगे तो यूएसएसआर तो शांत हो जाएगा भाई, है ना, नहीं रोकेंगे उसको। और अगर दोस्त नहीं रोकते हैं तो जो इसका जो डर है ना, यानी कि जो डर है पश्चिमी देशों का, जर्मनी को ना रोकेंगे हम तो दोस्त यूएसएसआर में डर पैदा होगा। ये डर पैदा हो लेने दो, वो कमज़ोर होगा, उससे कमज़ोर होगा तो दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि दो आइडियोलॉजी के अलग अलग लोग, आप सोचो जरा कि दो इंसान के विचार अलग है, सोच अलग है दोस्त, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं दोस्त। रिलेशन टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, भाईचारा टूट जाता है, क्लास के अंदर क्लास की दोस्ती टूट जाती है। अगर सिर्फ 2 दिन की दोस्ती होती है, अगर दोस्त विचार नहीं मिलते हमारे, अगर हम दोनों आपस में विचार मिलते हैं तो कैसे होगा। सोचो यार, कोई 2 जने आपस में शादी कर लेते हैं, अब हम आए दिन ये सुनते हैं कि भाई 1 साल के बाद डिवोर्स हो गया उसका, भाई तलाक हो गया, 1 महीने में तलाक हो गया, 2 महीने में तलाक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के विचार आपस में नहीं मिल रहे होते, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। हट भाई, तो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। सेम यही कारण दोस्तों यहाँ पे भी है कि दोनों आइडियोलॉजी अलग अलग है, यूएसएसआर की अलग है, यूएसए की अलग है, तो दोनों कैसे आपस में मिलकर रह सकते हैं? क्योंकि यूएसए को छोड़ ही जाता है भाई प्राइवेट सेक्टर हो, यूएसए से जाता नहीं भाई पब्लिक सेक्टर हो, यानी गवर्नमेंट का अधिकार होना चाहिए। इसी वजह दोस्त ये हुआ ये कि जब यूएसएसआर ने कहा था कि भाई जर्मनी को रोका जाए, और दोस्त आपको पता है कि पश्चिमी देशों ने यानी कि यूएसए, ब्रिटेन वगैरह ने इन्होंने इसको नहीं रोका। क्यों? इसलिए नहीं रोका ताकि इनका डर पैदा हो सके यूएसएसआर के अंदर, ना रोकने की वजह से कि भाई देख भाई हमारे पे डिपेंड है भाई, ये तो यूएसएसआर,
लेकिन दोस्त आगे चल के इसने यानी कि कह सकते हो कि अमेरिका की बहुत आलोचना करी यूएसएसआर ने, आखिर तूने ऐसा क्यों नहीं किया। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना करना। दोस्त अब हम देखते हैं अवहेलना, यानी कि दोस्त याल्टा आपको पता होना चाहिए, याल्टा दोस्त यूक्रेन के अंदर है, यूक्रेन के अंदर, ठीक है। साउथ यूक्रेन में आप जाओगे कभी मैप में देखना आप, साउथ यूक्रेन के अंदर आपको दोस्त पता है इस टाइम तो काफ़ी मतलब कि ऑक्यूपाइड कर रखा है इस टाइम रशिया ने, उस टाइम दोस्त वॉर भी चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। तो याल्टा साउथ यूक्रेन का एक छोटा सा जगह है। तो याल्टा के अंदर दोस्त कॉन्फ्रेंस होता है ना, यानी कि समझौता होता है। और कब होता है ये दोस्त, ये होता है 1945 के अंदर, जिसमें दुनिया के 3 देशों के सुपर पावर नेता शामिल होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, तो यूएसए यानी कि अमेरिका के दोस्त रूजवेल्ट होते हैं, ब्रिटेन के चर्चिल प्रधानमंत्री थे, और यूएसएसआर के स्टोलिन होते हैं, ठीक है। ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इसमें यह कहा जाता है कि जब पोलैंड है इसको स्वतंत्र कर दिया जाएगा कोल्ड वॉर के, यानी कि दोस्त ये जो वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है, सीटीयू यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है उसके बाद, और दोस्त आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो याल्टा समझौते में ये जो कहा गया कि पोलैंड को आज़ाद कर दिया जाएगा, पोलैंड पे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और यहाँ पे डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन दोस्त हुआ क्या, जो याल्टा कॉन्फ्रेंस में जो याल्टा समझौते में कहा गया दोस्त, यूएसएसआर ने इसको दरकिनार कर दिया और पोलैंड पे दोस्त अपना कब्जा बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से भाई दोनों यूएसएसआर और यूएसए नाराज हो गए यहाँ पे। तो भाई फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो ये सारे वो रीजन है जिसने दोस्त आग में घी डालने का काम किया और शीत युद्ध बढ़ता चला गया, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण करना। दोस्तों हुआ क्या, 1944 की बात है, चर्चिल के द्वारा ये कहा गया कि जो यूरोप है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। 2 पार्ट कौन कौन से, एक को कहा गया वेस्टर्न पार्ट, एक को कहा गया ईस्टर्न पार्ट। जो पश्चिमी पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, उसको दोस्तों यूएसए का दोस्त बताएगा, जिसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इटली है ना दोस्त, इटली से ऐसे कंट्रीज आते हैं। एंड दोस्त जो ईस्टर्न पार्ट है इसके अंदर हंगरी, पोलैंड वगैरह है ना, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ये तो यूगोस्लाविया उसके अंदर थे, यूएसएसआर का पार्टी सब हुआ करते थे। यानी जितने भी दोस्त ईस्ट में जितने भी कंट्रीज आते हैं उन सबको यूएसएसआर के अंडर में रख दिया गया और वेस्टर्न पार्ट को रख दिया गया अमेरिका के अंडर में। यानी कि ये सब के सब ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जो अमेरिका की कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है वो मानते थे वेस्टर्न यूरोप वाले, पश्चिमी यूरोप वाले और दोस्त ईस्टर्न यूरोप वाले, क्योंकि इसी साइड में दोस्तों यूएसएसआर भी है। तो यूरोप की आइडियोलॉजी सोशलिज्म की थी वह पूर्वी यूरोप वाले मानेंगे। तो दोस्त दुनिया में जो अब यूरोप 2 तरीके से बढ़ चुका है। अब जो भी कुछ भी होगा दोस्त वो यूरोप के देशों को अपने फेवर में करने को लेकर ही होगा। वो दोस्त यही मेन रीजन ये हुआ शीत युद्ध का। अब अमेरिका चाहता है कि नहीं पूरा यूरोप बन जाए कैपिटलिज्म पूंजीवाद। अब यूएसएसआर भी थोड़ी नहीं चाहेगा, वो भी चाहेगा भाई पूरा यूरोप बन जाए सोशलिज्म। तो चर्चिल की दोस्तों इस बात को तो यूएसएसआर ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई डिवाइड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आगे चल के क्या हुआ भाई, ये कहा गया बाल्कन समझौते के अंदर जो बुल्गारिया है और जो रोमानिया है, क्लियर समझना दोस्त जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बुल्गारिया और रोमानिया, सही से समझे दोस्त मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे आपको। बुल्गारिया, बी से बुल्गारिया और आर से रोमानिया, इन दोनों को यूएसएसआर को दे दिया गया। ले भाई यूएसएसआर तो इन दोनों को संभाल और तेरी सरकार यहाँ बनेगी बुल्गारिया में और रोमानिया में, क्लियर है। लेकिन दोस्त जो यूनान है वहाँ पे ब्रिटेन का अधिकार होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो उसके बाद ये कहा गया, अब 2 कंट्री दोस्तों बच गए थे, हंगरी और यूगोस्लाविया। ये कहा गया बाल्कन समझौते के अंदर कि हंगरी और यूगोस्लाविया के ऊपर बराबर बराबर का अधिकार होगा, 50-50। यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी उसके ऊपर 50-50 राइट होगा, 50 यूएसएसआर का और 50 ब्रिटेन का। इस तरीके से भाई काम चल गया, दोनों खुश। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ भाई के यूएसएसआर तो बोला चल बेटे ब्रिटेन तू निकल, मैं अब पूरे हंगरी और यूगोस्लाविया पे सोशलिज्म होगा, यानी कि अब यूएसएसआर का कब्जा होगा यहाँ पे भी। दोस्त यूएसएसआर छोड़े में हो गया भाई, अब तो भाई चल मैं रहूँगा यहाँ पे। तो लो भाई काम बिगड़ गया यहीं पे, ब्रिटेन से नाराज़गी यानी कि अमेरिका से नाराज़गी, और दोस्त इस तरीके से फिर से यूएसएसआर और यूएसए के बीच में नाराज़गी हो गई। ब्रिटेन अमेरिका दोस्तों दोस्त पड़े हुए यहाँ पे। तो इस तरीके से यूएसएसआर और यूएसए नाराज़ हो गए। क्यों? क्योंकि हंगरी और यूगोस्लाविया में बराबरी का दर्जे की दोस्तों बात कही गई थी कि इक्वली यहाँ पे राइट करेंगे दोनों यूएसएसआर और ब्रिटेन मिल बांट के। लेकिन हुआ क्या भाई, यूएसएसआर ने बोला नहीं भाई मैं तो यहाँ पूरा अकेले करूँगा भाई, ठीक है, यही बात हुई यार। चलिए तो यहाँ पे ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट, ईरान से सोवियत सेना का ना हटाया जाना। देखो दोस्तों हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर जब चल ही रहा था, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड यानी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम
उत्तरी ईरान यानी कि जो नॉर्थ ईरान है उसके ऊपर यूएसएसआर का कब्जा हो गया। इसका यूएसएसआर का। और ब्रिटेन ने बोल भी दिया ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, कर ले भाई। कहाँ पे? नॉर्थ ईरान पे, नॉर्थर्न पार्ट पे ईरान के। और जो साउथर्न पार्ट है ईरान का उसके ऊपर ब्रिटेन और यूएसए का पार्ट यानी कि यूएसए का कब्जा हो गया। लेकिन दोस्त कहा यह गया था कि जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाएगा तो दोनों ही हट जाएंगे, यूएसएसआर भी हट जाएगा नॉर्थर्न पार्ट से और साउथर्न पार्ट से, यानी ब्रिटेन और यूएसए सब हट जाएंगे। अब भाई यूएसएसआर बढ़ती है निकला, उसने बोला नहीं मैं तो नहीं हट रहा भाई, मैं नहीं हटूंगा भाई, मैं तो नॉर्थर्न पार्ट पे रहूंगा, मुझे यहाँ तो तेल मिलता है भाई। और उसके बाद येलो कब्जा, यूएसएसआर हटने का मान नहीं रहा, मुद्दा चला गया यूएनओ के अंदर, तब जाके मुद्दा थोड़ा सॉल्व हुआ। लेकिन यहीं पे दोस्त जो थोड़ी सी गड़बड़ी हुई यूएसएसआर की वजह से, तो इसने पिन मार दिया, उन बातों को उसने दोस्त नकार दिया, इसकी वजह से दोनों महाशक्तियाँ आपस में नाराज हो गए। 7 पॉइंट क्या था? यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, 1944 की बात है दोस्त ये। अब क्या हुआ 1944 में यूनान में सोवियत संघ ने अपना कब्जा जमा लिया, नहीं भाई यहाँ तो सोशलिज्म आएगा, जिसके वजह से दोस्त अमेरिका और ब्रिटेन नाराज हो गए, यहाँ से नाराजगी बढ़ते चले गए, शीत पैदा होते चला गया। 8 पॉइंट दोस्त क्या है? टर्की पर सोवियत संघ का दबदबा यानी दबाव कह सकते हो, प्रेशर। दोस्त हुआ ये था कि सोवियत संघ चाहता था कि टर्की के अंदर वो एक सैनिक अड्डा बनाए, है ना, अपने सैनिकों को वहाँ पे रखे, वहाँ पे ट्रेनिंग दे, ये सब दे, ताकि वो दुनिया भर के अंदर अपनी नज़रें बना रखे। और दोस्त देखो खाड़ी देशों में तेल जमता है यार, और तेल के लिए दुनिया मरती है, और खाड़ी देश में जिस दिन तेल खत्म खेल खत्म। और भाई आपको पता है कि यूएसएसआर तो भाई जाना चाहता तेल के लिए, भाई अपनी सैनिक अड्डे से बना दिए। लेकिन अब यूएसए बोलता अच्छा बेटा क्यों बनाएगा तू सैनिक अड्डा, है तेरे क्या चुल पड़ी है, तो अपने घर चल, तू अपने घर चल। लेकिन भाई यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि जब सोवियत संघ नहीं मान रहा था, यूएसए ने जब कहा दोस्तों, मामला चला गया यूएनओ के अंदर। जब मामला यूएनओ में जाता है दोस्तों और बिगड़ जाता है, और यहीं से खटाक्स यानी जो कहते दोनों के बीच में जो मन मुटाव है वो निकलना स्टार्ट हो गया। 9 पॉइंट क्या है? अणु बम का आविष्कार। आपको दोस्त ये पता होना चाहिए कि 1945 के अंदर जब परमाणु बम से अटैक किया जापान के ऊपर अमेरिका ने, तो समझ लो कि अमेरिका ने टेस्ट तो पहले ही कर लिया था। अब यहाँ पे दोस्त इसने पूरा मतलब कि दुनिया भर को दिखा दिया अपने टेस्ट का परिणाम, देख लो भाई कितने में से कितने नंबर देने वालों। हिरोशिमा दोस्तों नागासाकी में जो 1.5 लाख लोग इसने मार दिया बेवजह दोस्त। अमीर जापान हार मानने ही वाला था यार, वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या था यार, खत्म। उसके बाद जापान हार मान रहा था, उसके बाद लो यार है। तो इस तरह की घटना 6 अगस्त 9 अगस्त वाली को दुनिया को भूली नहीं यार, हिरोशिमा नागासाकी वाली। अब अमेरिका के बना लेने के बाद रूस भी साथ नहीं बैठा यानी यूएसएसआर। 1949 में यूएसएसआर के द्वारा भी यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक यानी कि दोस्त समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ, इसके द्वारा भी बना लिया गया परमाणु बम। अब आगे चल के क्या हुआ? ब्रिटेन बोलता अच्छा बेटा यूएसएसआर, बेटा अमेरिका मेरा दोस्त है तो हल्के में लगा रहा है। 1954 के अंदर ब्रिटेन ने भी बना लिया। ब्रिटेन बना लेगा तो भाई उसके साथ भी तो पीछे लगा रहता है पूंछ की तरह उसके, वो कौन कंट्री? 1959 में फ्रांस ने भी बना लिया। अब चाइना बोलते बेटे अच्छा बेटे मैं भी चाइना हूँ बेटे, आंखों से ही कॉपी कर लेता हूँ चीज़ों को। 1964 के अंदर चाइना ने भी बना लिया। तो 1945 अमेरिका, 49 यूएसएसआर, 54 ब्रिटेन, 59 फ्रांस, 64 चाइना। अब दुनिया भर के अंदर 5 कंट्री खेल आ गए जिनके पास परमाणु बम एटम बम्स हैं। दोस्त दुनिया भर में अब यहीं से स्टार्ट होती है हथियारों की होड़। अब दोस्त सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड नहीं करना, अपनी विचारधारा पूंजीवाद, समाजवाद, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म नहीं स्प्रेड करना, सिर्फ हमें हथियारों को बढ़ाना है। जिसके पास जितना हथियारों का जखीरा होगा दुनिया में पावरफुल बन जाएगा वो। दोस्त सोवियत संघ की बहुत बड़ी गलती ये हुई कि इसने अपने इकोनॉमी पे ज़्यादा पैसा ना लगा के, जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च ना करके दोस्त इसने हथियार पे खर्च करने स्टार्ट कर दिए। जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब इसका विघटन हुआ, तो इसकी हालत कुछ ये हो गई थी दोस्त के देश के अंदर जो सरकारी जो कारखाने थे दोस्त उसको औने पौने दाम पे, कबाड़ी के दाम पे कह सकते हो कि बोल के कूड़े के भाव में उसको प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों बेच दिया गया। तो बहुत बड़ा झटका लगा था यूएसएसआर को उस टाइम। थर्ड दोस्त यहाँ पे 10वें पॉइंट को देखते हैं 10 पॉइंट, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। देखो अमेरिका के विरोध में सोवियत संघ ने प्रचार करना स्टार्ट कर दिया कि भाई अमेरिका ये दुनिया के छोटे छोटे कंट्री को अपने बस में करना चाहता है, अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना चाहता है और वो साम्यवाद को ख़त्म करना चाहता है। दोस्त सोवियत संघ द्वारा जब ऐसा किया गया तो अमेरिका भी साथ नहीं बैठा, उसने बोला भाई साम्यवाद बहुत ख़राब है ये। तो दोनों में दोस्त है ना वोक संघर्ष, वोक स्ट्रगल, मुंह से बोलकर संघर्ष करने स्टार्ट हो गए। बस किसी भी तरीके से दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तुल गए। यही तो शीत युद्ध था, यही तो कोल्ड वॉर था, क्योंकि गोले बारूद से लड़ाई हो नहीं रही है तो दोस्त कैसे लड़ाई होगी?
है, किसी को नीचा दिखा कर लड़ाई होगी इसमें दोस्त, यहाँ पे आइडियोलॉजी को फैलाकर, अपनी जखीरों को बढ़ाकर, शक्तिशाली बनकर, है ना, आप किसी की दूसरे में जो षड्यंत्र करके, है ना, दोस्त प्रीचमेंट यानी प्रचार करके, तो इस तरीके से सारी बातें ये कही गई एज अ कोल्ड वॉर के फीचर के रूप में। पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान, जैसे तो सोवियत संघ करता अमेरिका के अगेंस्ट में प्रचार प्रोपोगेंडा, वही दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज ने सोवियत संघ के अगेंस्ट में करना स्टार्ट कर दिया। छोटे छोटे जो आस पड़ोस के जो कंट्री सोवियत यूनियन के बगल में, वहाँ पे कैपिटलिज्म फैलाना इसने स्टार्ट कर दिया। दोस्त फोर्थ यानी कि जो 12th पॉइंट है वो है बर्लिन की नाकाबंदी। दोस्त रसिया ने यानी यूएसएसआर ने दोस्त बर्लिन पे कब्जा कर लिया दोस्त 1948 के अंदर, और यहाँ पे दोस्तों आने से मना कर दिया, वेस्टर्न कंट्री वालों को आएंगे ही नहीं। खैर दोस्तों ये ज़्यादा दिन चला नहीं, और 1949 में जब काफ़ी विरोध हुआ दोस्त, तो यूएसएसआर ने कब्जा हटा लिया अपना बर्लिन से। 13 पॉइंट क्या है दोस्त, सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग किया जाना। देखो आपको पता है कि परमानेंट मेंबर है यूएसएसआर का, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनओ के अंदर। अब दोस्त अब यहाँ पे जो भी मुद्दा होता तो यूएसएसआर ये कहता कि भाई यूएनओ वेएनओ कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर का एक डिपार्टमेंट है यूएनओ, जो अमेरिका के लिए काम करता है। इसलिए तो यूएनओ में जो भी प्रस्ताव या प्रपोजल आता ये वीटो करके उसको कैंसिल कर देता। दोनों शक्तियाँ आपस में दुश्मन बन गई एक दूसरे की, ठीक है। 13 पॉइंट में ये बताना है। 14 पॉइंट क्या है कि सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना, यानी कि दोस्तों हुआ ये कि जो सोवियत संघ की जो पॉलिसी हुआ करती थी कि यानी कि जो सेक्टर या जिस एरिया में सोवियत संघ का कब्जा है दोस्तों, इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे सोवियत संघ का प्रभाव है, वहाँ पे वेस्टर्न कंट्री कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब दोस्तों हुआ क्या कि सोवियत संघ की इन पॉलिसीज को वेस्टर्न कंट्री ने नकार दिया। अब दोस्तों वहाँ पे भी इन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे अब तक सोवियत संघ का राज हुआ करता था। इसी तरह के दो शक्ति संघर्ष के लिए मार्गेंथो की एक थ्योरी दी गई है। मार्गेंथो के द्वारा कहा गया था कि पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इंटरेस्ट को लेकर, यानी कि पूरी दुनिया में दोस्त कभी भी स्ट्रगल हो सकता है। दुनिया शक्ति के लिए संघर्ष की राजनीति है, ठीक है। यानी कि दोस्त जो पॉलिटिक्स है वो ओनली फॉर स्ट्रगल है, यानी कि लोग या देश क्या करते हैं, स्ट्रगल फॉर पावर, शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं ताकि किस तरीके से अपने पावर को बढ़ाया जा सके, और इसमें वो किसी देश पे भी कभी भी अटैक कर सकते हैं। दोस्त पूरी दुनिया की जो छवि है वो युद्ध की छवि है, कभी वॉर हो सकता है, ऐसी कंडीशन बनी रहती है। ये दोस्तों मार्गेंथो के द्वारा कहा गया, और ये दोस्तों एक सच भी हुआ क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दोनों देशों के द्वारा जब ये किया गया दोस्त, आए दिन छोटे मोटे घटनाएं होती रही पूरे कोल्ड वॉर के दौरान, तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड दोस्त 16 पॉइंट बताना हित संघर्ष। देखो आपस में दोनों महाशक्तियों के जो इंटरेस्ट है वो मिलते जुलते नहीं है, दोनों की आइडियोलॉजी अलग होने की वजह से नीड्स अलग है, तो उनको ये लगता है कि हम जितने कंट्री को अपने फेवर में ले सकते हैं तो हमारे हित पूरे होंगे, हमारे इंटरेस्ट, हमारे देश की ज़रूरतें पूरे होंगे, इसलिए दोस्त आपस में जो इनके इंटरेस्ट है वो आपस में टकराते रहते थे। क्लियर दोस्त, यहाँ पे हमारा ये बहुत मस्त क्वेश्चन था, मजा आ गया दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने में, तो मैंने वीडियो दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ऐसे दोस्तों इनफ है जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बस पॉइंट्स पता होना चाहिए, अंदर माल तो भाई अरे बना के लिख दोगे सारा। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, शीत युद्ध के चरण बताना है आप सभी को, फेसेस की व्याख्या करना है आप सभी को, शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार की दोस्तों व्याख्या कीजिए। ये सब तो दोस्तों बना के लिख दोगे। प्रगति और विस्तार में बताना है शीत युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ है, कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग का पूरा बताना है आप सभी को। मेनली आपको फेसेस के बारे में बताता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, फेसेस का मतलब ये हुआ कि शीत युद्ध की जब स्टार्टिंग हुई थी 1945 से लेकर, तो शीत युद्ध के खत्म, कोल्ड वॉर खत्म होने तक 1991 तक इसका कंडीशन क्या रहा, कौन से फेज में कौन कौन सी घटनाएं हुई है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट फेज के, जिसका जो टाइम ईयर है वो है 1917 से लेकर 1945 तक, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसको 1917 यानी 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, इसलिए दोस्तों यहीं से इसकी चर्चा की जाती है। देखो फ्रेंच विद्वान थे आंद्रे फोंटेन, इनके द्वारा ये कहा गया कि जिस तरीके से ये साम्यवादी बढ़ रहा है इसको रोकना ही शीत युद्ध होगा हमारे लिए, और अगर इसको नहीं रोकेंगे तो दोस्त दुनिया भर के अंदर एक नई आइडियोलॉजी पूरी कब्जा कर लेगी। और इसकी शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसको जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, तो जब स्टोलिन और लेनिन ने अपना पूरा प्रभाव जमाया यूएसएसआर के अंदर, तो दुनिया भर में वो यही चाहते थे कि यूएसएसआर दुनिया में एक ताकतवर कंट्री बने। एक तो आपको पता है कि डेमोग्राफी के रूप में देखा जाए तो दुनिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है भाई यूएसएसआर क्षेत्र में। अब वो चाहता था कि नहीं भाई अखंड यूएसएसआर बनाना चाहता था अपने आप को, बहुत बड़ा यूएसएसआर। तो ब्रिटेन और अमेरिका ने कम्युनिस्ट विचारधारा का पूरा विरोध किया, क्योंकि इस टाइम एक नई आइडियोलॉजी निकल कर आ गई। ठीक है, तो ये हम फर्स्ट फेज कर रहे हैं। फर्स्ट फेज दोस्तों स्टार्टिंग होती है 1917 बोल्शेविक रेवोल्यूशन से, ठीक है, यानी कि रूसी क्रांति से।
अब दोस्त रूसी क्रांति ही सिर्फ मेन रीज़न नहीं है फर्स्ट फेजेस के अंदर, यानी कि दोस्त युद्ध में या क्या बढ़ाने में या आग में घी डालने के लिए। दोस्त रशियन रेवोल्यूशन के बाद कुछ और ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में फ्लेमिंग ने बताया है। फ्लेमिंग के ने क्या कहा कि अप्रैल 1942 से लेकर 1944 तक सेकंड मोर्चे का दोस्तों स्थगन जो किया गया, यानी कि ये हुआ कि आपको पता है कि 1942 से 1944 तक वेस्टर्न कंट्रीज ने यूएसएस को पूरा अकेला छोड़ दिया था, साथ देना पूरा बंद कर दिया। तो यहाँ पे एक नए नए ग्रुप बनने स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों एक ग्रुप यूएसएसआर का बना और एक ग्रुप बना यूएसए का। तो दोस्तों यहीं से कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर कुछ दुनिया में दिखना भी स्टार्ट हो गया था कि दोनों आइडियोलॉजी अब अलग अलग होते जा रही है धीरे धीरे करके। 29 मार्च 1944 से फरवरी 1945 तक सोवियत सेनाओं के द्वारा दोस्त पूर्वी यूरोप पे अधिकार कर लिया गया था। जो को देखो जब कोल्ड वॉर होना ही नहीं था या कुछ होना नहीं था ऐसा, तो सोवियत संघ अधिकार क्यों कर रहा था, आखिर ये कब्जा क्यों करे जा रहा था ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ के ऊपर। तो दोस्त ये यहाँ से साफ जाहिर होती है कि भाई अब यूएसएसआर पूरी अपने मन बना चुका था कि भाई करना ही करना है। अमेरिका दोस्तों किसी से कम नहीं था, वो भी करना चाहता था। थर्ड पॉइंट क्या था, मार्च 1945 के अंदर इटली में जर्मन आत्मसमर्पण समझौते पर रूस ने मतभेद किया। यानी जब इटली ने दोस्त जब आत्मसमर्पण कर दिया तो देखो पूरा क्रेडिट चाहता था रूस मुझे मिले, यूएसएसआर को मिले, ताकि दुनिया पावर यानी वर्ल्ड पावर वो कहलाए। दोनों में दोस्तों मतभेद होनी स्टार्ट होगी, मैं और तू की भावना यहाँ से निकल के आ जाती है। भाई मैं शक्तिशाली, तू थोड़ी शक्तिशाली है। यहीं से दोस्तों वो लड़ाई स्टार्ट होती है जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। 6 अगस्त 1945 प्रथम अमेरिकी दोस्तों बम का हिरोशिमा में प्रयोग किया गया 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को दोस्तों किया गया था कहाँ पे, नागासाकी पे। क्लियर है। 18 अगस्त 1945 वर्नेस वेनिस के द्वारा दोस्तों पूर्वी यूरोप में स्वतंत्र चुनाव करवाया गया। जब इसमें पूर्वी यूरोप में स्वतंत्र चुनाव करवाया गया दोस्तों इसके अंदर यानी कि यूएसएसआर के द्वारा इंटरफेयर किया गया। इसमें दोस्तों अमेरिका ने नाराजगी जताई अपनी। तो इस वाले फेजेस के अंदर दोस्तों मेन यहाँ पे था रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 वाला, ये फर्स्ट फेज है हमारा। सेकंड फेज की बात करते हैं 1946 से 1953 दोस्तों, ये सबसे भयंकर फेज रहा है। क्लियर है। और इसके बाद दोस्तों जो आएगा वो भी भयंकर ही फेज रहा है। देखते हैं आखिर इन फेज में क्या हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है तो चर्चिल का फुलटन भाषण। जो चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और इसने फुलटन नामक दोस्त अमेरिका में एक शहर है फुलटन, ठीक है, वहाँ पे इसने भाषण दिया कि साम्यवाद को रोकना है। कम्युनिज्म, जो सोशलिज्म कम्युनिज्म वो हर सेम, आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी वही है साम्यवाद, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल होगा। तो अब अमेरिका चाहता कि भाई फुलटन तो सही कह रहा है भाई, फुलटन के अंदर जो चर्चिल वो तो सही कह रहा है भाई, हाँ भाई साम्यवाद को रोकना है। तो यहीं से स्टार्ट होती है यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में वो जो है ना, वो कहते हैं दोस्तों जो संघर्ष है मेन, वो स्टार्ट होती है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या हुआ, सेकंड फेज के अंदर ट्रूमैन सिद्धांत आया। तो ट्रूमैन अमेरिका का राष्ट्रपति था और हुआ ये दोस्त इस टाइम पे यूनान, तुर्की और ईरान के अंदर, यानी इन देशों के अंदर साम्यवाद के अगेंस्ट में विद्रोह चल रहे थे और साम्यवाद लाना चाहता था यूएसएसआर यहाँ पे। और ब्रिटेन को, फ्रांस को और अमेरिका को दोस्तों ये लगा भाई मौका बड़ा अच्छा है यार, यहाँ के लोग साम्यवाद के अगेंस्ट में प्रचार कर रहे हैं, वो अगेंस्ट में साम्यवाद के सोशल यानी कि सोशलिज्म यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है इसके दोस्तों, इसकी आइडियोलॉजी के ठीक अगेंस्ट में थे यूनान, तुर्की और ईरान के लोग, यहाँ की दोस्तों सरकार। तो अमेरिका को लगा भाई मौका अच्छा है, जहाँ पे भी साम्यवाद आएगा दोस्त वहाँ पे अमेरिका आ जाएगा। और अमेरिका की जो पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस कहा जाता है, उसने ये कहा कि भाई जो भी साम्यवाद के अगेंस्ट में, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म के अगेंस्ट में जो आंदोलन चल रहे हैं यूनान, तुर्की, ईरान वगैरह के अंदर, यूनान वगैरह के अंदर, वहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट हेल्प करेगी, पैसे देगी उनको, हेल्प करेगी, सहायता देगी। यूएसएसआर इससे नाराज हो गया, भाई अमेरिका को इंटरफेयर कर रहा है यहाँ पे साम्यवाद के मामले में, अच्छा अमेरिका आ जाएगा भाई। तो यहीं से नाराजगी बढ़नी स्टार्ट हो गई इनके बीच में। थर्ड पॉइंट निकला था मार्शल योजना। दोस्त हुआ क्या, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था तो यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है इस पर तो भाई कब्जा हो गया था यूएसएसआर का, लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट है भाई, जो इधर का पार्ट है, इधर अमेरिका चाहता था, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, यानी छोटे छोटे कंट्री जो है इस तरफ यार, उनकी इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो चुकी थी। तो अमेरिका ने सोचा क्यों ना हम इनकी हेल्प करें ताकि ये इनके फेवर में ना जाए क्या, क्योंकि भाई इधर ईस्ट वाले पार्ट में यूएसएसआर का कब्जा है, अगर इनकी हेल्प यूएसएसआर करेगा तो ये भाई इनके यूएसएसआर के फेवर में चले जाएंगे, ये रशिया के फेवर में चले जाएंगे। इसलिए अमेरिका का विदेश मंत्री था मार्शल ने एक प्लान बनाया जिसको कहा गया मार्शल प्लान। इस प्लान के तहत वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के इस वाले पार्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उनको आर्थिक सहायता दी गई। लगभग 4 साल में लगभग 10 बिलियन डॉलर के आसपास इनकी सहायता दी गई और बहुत बड़ा इनको राहत दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि यूएसएसआर के प्रभाव में ये ना आ जाए, उनके इन्फ्लुएंस में ना आ जाए और एक दूसरे साथ में बात ना अपना लें, बस इस डर से।
एंड फोर्थ पॉइंट में क्या किया गया इस वाले फेज सेकंड फेज के अंदर, बर्लिन की नाकाबंदी की गई थी। तो उसमें आपको स्टार्टिंग बताया था कि 1948 के अंदर दोस्तों यूएसएसआर ने कब्जा कर लिया था बर्लिन के ऊपर। फिर दोस्तों 1949 में छोड़ दिया था उसने, ठीक है, लेकिन मुद्दा यहाँ से गंभीर हो गया था। फिफ्थ पॉइंट में क्या हुआ, यहाँ पे जर्मनी का दोस्तों विभाजन हो गया था 1945-49 के आसपास दोस्तों हुआ दिया था, 49 में ही, कि जर्मनी को दो पार्ट्स में, यानी कि वेस्ट में और पश्चिमी जर्मनी और दोस्तों ईस्ट जर्मनी यानी पूर्वी जर्मनी में दोस्तों क्या कर लिया गया, डिवाइड कर दिया गया। और ईस्ट में दोस्तों हुआ कौन, यूएसएसआर का कब्जा। देखो जहाँ पे भी ईस्ट का नाम आएगा वहाँ पे समझ लो कि साम्यवादी विचारधारा है, और जहाँ पे वेस्ट का नाम आएगा और जो साउथ का जहाँ पे भी नाम आएगा वहाँ पे अमेरिका की विचारधारा है, यूएसए की। जहाँ पे दोस्तों ईस्ट और जहाँ पे नॉर्थ का नाम आएगा वहाँ पे यूएसएसआर की विचारधारा है। ईस्ट और नॉर्थ सोवियत संघ का, वेस्ट और साउथ अमेरिका का। क्लियर है। 1949 में दोस्तों विभाजन हो गया, पार्टीशन हो गया। नाटो की स्थापना दोस्तों हुई, देखो 4 अप्रैल 1949 को हुआ क्या, अमेरिका ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था नाटो। और इस नाटो का मकसद ये था कि नाटो में शामिल दोस्तों स्टार्टिंग में इसमें से 12 कंट्री शामिल हुए थे, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, मैक्सिको हो गया दोस्तों, है ना, इटली हो गया। तो टोटल इसमें 12 कंट्री स्टार्टिंग में शामिल थे। और इसका मेन मकसद ये था कि 12 में से अगर किसी एक पे भी अटैक हो गया तो वो सभी कंट्री पे अटैक माना जाएगा और मिलकर उसको तोड़ेंगे, जिसने अटैक किया है फोड़ देंगे उसको। और दोस्त इसलिए इसको बनाया गया था। आगे चल के इसमें सदस्य संख्या बढ़ती चले गई। आज भी दोस्तों नाटो है, आपको मेन रीजन पता होना चाहिए कि अमेरिका दोस्तों यूक्रेन को चाहता है नाटो में शामिल करवाना, और यूएसए यानी कि जो रसिया है वो चाहता है कि नहीं यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। इससे दोस्तों अमेरिका के नाटो की जो फौज है वो यूक्रेन में आके बैठ जाएगी। दोस्तों यूक्रेन की जो बॉर्डर है जस्ट यानी कि किससे, रसिया से लगी हुई है। तो भाई कौन चाहेगा कि हमारे बॉर्डर के पास कोई दुश्मन देश आके बैठ जाए, इसलिए दोस्त रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। अब वो मान गया भाई, ठीक है, यानी कि मुद्दा गंभीर हो गया। तो यहाँ से ये हुआ, नाटो की स्थापना हुई। एंड 7 पॉइंट के कोरियन वॉर हो गया। देखो 6 जून 1950 की बात है। हुआ क्या था दोस्त, 1950 को मैंने आपको बताया जैसे जर्मनी बटा हुआ था, ऐसे ही दोस्तों कोरिया भी बटा हुआ था। कोरिया कैसे बटा हुआ था, उत्तर में यानी कि दोस्त उत्तर में और दक्षिण में यानी कि साउथ में। मैंने आपको दोस्तों बताया ना, जहाँ पे भी नॉर्थ का नाम आ गया वहाँ पे किसको कहेंगे हम, वहाँ पे होगा यूएसएसआर। यहाँ पे साउथ का नाम आ रहा है, यहाँ पे कौन होगा, यूएसए। यानी कि दोस्त कोरिया भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था दोस्त, अभी तक है वो, आज इस टाइम करंट में भी है। जर्मनी तो दोस्त अब नहीं रहा, उसका तो एकीकरण हो गया था, लेकिन कोरिया अभी तक है। जो नॉर्थ कोरिया वाला पार्ट है इसमें दोस्त सोशलिज्म की गवर्नमेंट हुआ करती थी। आज भी दोस्तों यहाँ पे जो मेनली जो फोकस रहा है वो साम्यवाद की गवर्नमेंट की रही है ना। तो इस तरीके से नॉर्थ कोरिया में दोस्त यूएसएसआर की सपोर्टर गवर्नमेंट एंड साउथ कोरिया के अंदर यूएसए की सपोर्टर गवर्नमेंट। अब दोस्त हुआ क्या कि 1950 के अंदर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को बचा दिया, यानी दोस्तों अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद अब ये युद्ध उत्तर और दक्षिण कोरिया का नहीं रहा, अब दोस्तों ये युद्ध साम्यवाद और पूंजीवाद की युद्ध हो गई। इसलिए यूएसएसआर आ गया उत्तर कोरिया की तरफ से और यूएसए आ गया दक्षिण कोरिया की तरफ से। अब दोस्तों ये युद्ध इन दोनों का बन गया। अब इस वजह से सेकंड फेजेस के अंदर दोस्तों कोरिया वॉर भी, जो कि 1953 तक चलता है, बहुत बड़ा दोस्तों वॉर कहलाता है और इसमें बहुत लोग मारे जाते हैं दोस्त। फिर भी शांति प्रिय देशों के द्वारा समझाने के बाद, नैम की कंट्री के द्वारा समझाने के बाद दोस्त इसमें शांति बनाए रखी गई और मुद्दा थोड़ा सोल्व हो पाया। लेकिन दोस्त आज भी देखा जाए तो नॉर्थ और साउथ कोरिया जो है दोस्त बिल्कुल बटे हुए हैं। कभी कभार इसमें संघर्ष देखने को मिलता ही है ना, कभी दोस्त वॉर हो जाता है इसके इनके बीच में। 8 पॉइंट क्या है, चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई। जो यूएसएसआर की दोस्तों विचारधारा है, साउथ एशिया का पहला कंट्री बना दोस्तों चाइना, जहाँ पे 1949 के अंदर यह विचारधारा आ गई। अब दोस्त अमेरिका चाहता था कि भाई चाइना की जो आइडियोलॉजी है साम्यवाद, वो दोस्त रसिया से यहाँ पे आ गई, यूएसएसआर से चाइना में आ गई। अब जो चाइना की ही तरह कोई और कंट्री ना बन जाए, इसलिए दोस्त अब अमेरिका घबराने लग गया। तो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में टकराव बढ़ता चला गया। एंड 9th पॉइंट क्या है, अमेरिका द्वारा जापान के साथ शांति संधि की गई। देखो आपको पता है कि दोस्त अमेरिका ने जापान को बजा दिया था और इसके बजा देने के बाद पूरा इसका ड्राम फाड़ दिया इसने, यानी कि दोस्त कई लोग मारे गए। और आपको पता है कि यार कि जापान की हालत का जो मेन रीजन है वो अमेरिका ही था। बट हुआ क्या कि 1951 के अंदर अमेरिका और दोस्तों जापान के साथ एक एग्रीमेंट हुई कि अब जापान की सुरक्षा के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अब जापान पर खतरा होगा तो दोस्तों उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका लेता है, अमेरिका उसकी हेल्प करेगा, शांति बनाए रखेगा जापान के अंदर। ये दोस्तों हमने पढ़ा जितने पॉइंट सबके सब सेकंड फेज के सारे पॉइंट हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड फेजेस की बात करेंगे, क्लियर है, जो कि 1953 से लेकर 1958 तक चलता है। इस वाले फेज के अंदर क्या हुआ, देखो 1953 के अंदर यूएसएसआर के द्वारा एक फिर से टेस्ट किया गया, परमाणु टेस्ट किया गया।
और इससे अमेरिका दोस्तों घबरा गया, इनके बीच में टकराई यानी जो टकराव बढ़ता चला गया। थर्ड फेज के अंदर अब कौन सी घटना घटती है इसकी बात करते हैं, जो कि दोस्त हम पॉइंट करेंगे यानी सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट क्या है, हिंद चीन का प्रश्न यानी क्वेश्चन ऑफ इंडो चाइना। इंडो चाइना मतलब दोस्तों क्या होता है, देखो इंडो चाइना 3 कंट्रियों के ग्रुप को कहा जाता है दोस्त। एक है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इन तीनों कंट्रियों को मिलाकर इंडो चाइना बनता है और ये भारत के ईस्ट में है यानी पूर्व में है दोस्त। यहाँ पे चाहता था अमेरिका कि भाई यहाँ पे कोई साम्यवाद ना आ जाए, है ना, कम्युनिज्म ना आ जाए, भाई सोवियत संघ कुछ भी कर सकता है। इसलिए दोस्त अमेरिका ने फ्रांस की हेल्प करी ताकि तू जा और दोस्त इंडो चाइना को गुलाम बना ले। और दोस्त इस तरीके से लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के ऊपर फ्रांस का अधिकार रहा। क्लियर है। लेकिन दोस्त आगे चल के ये मुद्दा थोड़ा जब दोस्तों पूरा गर्मा गर्म हो गया तो ये आज़ादी की दोस्तों से लिए संघर्ष हुई। फिर दोस्त जाके जब सोवियत संघ का भी इंटरफेयर यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन अमेरिका चाहता था कि यहाँ पे साम्यवाद ना आ जाए, इसलिए फ्रांस यहाँ पे बना रहे हैं। तो आपस में दोस्तों दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ता चला गया। थर्ड पॉइंट क्या है, सीटों का निर्माण किया गया। सीटो दोस्त अमेरिका के द्वारा इसलिए बनाया गया 1954 के अंदर। सीटो क्या था, देखो सीटो का मतलब था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो साउथ ईस्ट के कंट्रीज हैं। साउथ ईस्ट के कंट्री कौन कौन से दोस्त, इंडो चाइना यानी कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन तीनों कंट्री को इसमें शामिल किया गया ताकि साम्यवाद को यहाँ पे आने से रोका जाए, कम्युनिज्म ना आ जाए, आखिर यूएसएसआर की आइडियोलॉजी यहाँ पे ना आ जाए। इसलिए दोस्त सीटों का बनाया गया। जब सीटों का बनाया गया दोस्तों इससे यूएसएसआर नाराज हो गया। अब इसने जब ये नाराज हुआ तो इसने बोला कि अब मैं भी बनाऊंगा भाई एक ऑर्गेनाइजेशन। अब इसने बना दिया वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट दोस्तों बनाया गया 1955 में। ये सेम दोस्तों नेटो की ही तरह था। जैसे कि नेटो कहता था कि जो भी इसमें शामिल होंगे, अगर किसी एक पे अटैक होगा तो सभी नेटो कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा। वही दोस्त सेम शर्तें वार्सा पैक्ट के कंट्रीज के ऊपर रख दिया गया। वो सभी जो ईस्ट यूरोप के कंट्रीज थे, ईस्ट यूरोप के कंट्रीज जहाँ पे यूएसएसआर की आइडियोलॉजी जो साम्यवाद थी, समाजवाद थी यानी कम्युनिज्म थी, तो उन सभी कंट्रीज को वार्सा पैक्ट में ज्वाइन करवाएगा। अब वो आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और किसी पे अटैक हो तो सभी मिलकर उस कंट्री को फोड़ डालेंगे। इस तरीके से सेम दोस्तों नेटो की शर्तें वार्सा पैक्ट के अंदर भी रख दी गई। अब नेटो और वार्सा पैक्ट आपस में दोस्त संघर्ष इनके बीच में बढ़ता चला गया। हंगरी पे दोस्तों सोवियत संघ ने यानी यूएसएसआर ने 1956 में अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया। इससे अमेरिका नाराज हो गया। आइजनहोवर दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति बना और इसने एक सिद्धांत, इसने एक प्रिंसिपल दिया। इस प्रिंसिपल के तहत क्या हुआ, 1957 में दोस्तों इसने प्रिंसिपल दिया कि साम्यवाद को रोकने के लिए अब अमेरिका चाहे जो करे वो करके दिखाएगा दोस्तों। इसलिए आइजनहोवर की जो इस आइडियोलॉजी की वजह से, इस पॉलिसी की वजह से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में संघर्ष बढ़ते चले गए। फोर्थ फेज में क्या होता है, चलिए इसकी बात करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में ये हम समझते हैं पहले। फोर्थ फेजेस के अंदर तो खुर्शेव जो कि सोवियत संघ के नेता थे, ये अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं 1959 के अंदर। तो ऐसा लगता है अब सब कुछ सही होने वाला है। कोई सोवियत संघ का नेता कोई दुश्मन देश के देश में जा रहा है यार, तो उस टाइम ऐसा लगा कि चलो अब सब कुछ सही हो जाएगा। अमेरिका और जो यूएसएसआर के बीच में जो ये खटाक्स है या जो ये मनमुटाव है अब ये बंद हो जाएगा। तो इसलिए दोस्त होता क्या है कि इसमें इसी बीच में कांड हो जाता है। कांड कुछ ये हुआ कि जब ये गए थे खुर्शेव अमेरिका के अंदर, तो इन्होंने दोस्त वहाँ के राष्ट्रपति आइजनहोवर जो थे उनको इन्वाइट किया था कि भाई आप भी आओ यूएसएसआर के अंदर, आपका ही वेलकम है। तो हुआ ये कि दोस्त एक U-2 विमान कांड हो गया। कांड क्या हुआ कि ये कहा गया कि भाई अगर देखो शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम, शीत युद्ध को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए और कोई वॉर ना हो तो पेरिस में एक सम्मेलन करते हैं। तो उसी सम्मेलन में आइजनहोवर जाएंगे और पेरिस होते होते वो जब भाई खुर्शेव ने इन्वाइट किया ही है तो यूएसएसआर भी चले जाएंगे। तो हुआ ये कि दोस्त ये जा ही रहे थे, उसी बीच में क्या हुआ कि एक U-2 अमेरिका का एक विमान है दोस्त, ये एक जासूसी विमान है। इसको पकड़ा गया दोस्त यूएसएसआर के अंदर जासूसी करते हुए सोवियत संघ के अंदर दोस्त, जैसे कि वो क्या हथियार बना रहा है, वो अंतरिक्ष के लिए क्या कर रहा है ना, स्पेस में क्या करने जा रहा है वो, है ना, कौन कौन से वेपन्स उसके पास हैं। तो U-2 विमान को जब पकड़ा गया ये दोस्त यूएसएसआर में, तो ये एक जासूसी विमान के रूप में खुर्शेव ने ये आरोप लगाया कि भाई आइजनहोवर तू क्या कर रहा है, तू तो पीछे छुरा भोंक रहा था भाई, तू तो जासूसी करवा रहा है मेरी यार, तेरे से तो हम दोस्ती बढ़ाने जा रहे थे यार। तो यहीं पे दिक्कत हो गई। अब हुआ क्या दोस्त, पेरिस सम्मेलन तक ही वो रुक गया और दोस्त खुर्शेव ने ये कह दिया कि अब यूएसएसआर तेरी आने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद दोस्त आइजनहोवर और खुर्शेव के बीच में जो नाराजगी थी वो बढ़ती चली गई। पेरिस शिखर सम्मेलन का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। U-2 विमान कांड ने दो जासूसी को बढ़ा दिया और यूएसएसआर और यूएसए के बीच में फिर से संघर्ष को बढ़ा दिया। आगे चल के दोस्तों कनाडा अमेरिका का नया राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है,
अब हुआ क्या, खुर्चेव द्वारा पूर्वी जर्मनी से दोस्तों अलग संधि करने की धमकी दी गई। ठीक है, देखो पहले दोनों पॉइंट का हम पहले लिंक समझते हैं। जब कैनेडी राष्ट्रपति बनता है तो ये यूएसएसआर से दोस्ती करना चाहता है। देखो हुआ कि जब ये राष्ट्रपति बना तो यूएसएसआर के दोस्तों नेता ने इनको बधाई दी। बधाई देने के बाद लगा कि भाई अब तो बहुत सही होने वाला है सब कुछ, सेम यही कहानी जो पहले हुआ। तो इस बीच में दोस्त लगा कि मामला यहाँ पे ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक चलेगा। अब यही दोस्तों खुर्चेव ने टांग अड़ा दिया। इसने बोला कि जो पूर्वी जर्मनी है हम उसको अलग कर लेंगे, सब कुछ अलग कर देंगे, है ना, वो यूएसएसआर का पूरा पार्टी बन जाएगा। लो भाई, फिर से भाई यूएसए और यूएसएसआर बीच में तगड़ा सीन सा हो गया यार, क्लियर यहाँ पे। और आगे चल के दोस्त घटना तब जाके बढ़ गई जब क्यूबा की घटना हो गई, क्यूबा क्राइसिस हो गया दोस्त। 1962 में ये क्राइसिस हुआ दोस्तों। अमेरिका के जिस बगल में एक छोटा सा आइलैंड है ना, द्वीपीय देश है, वो है क्यूबा। क्यूबा के अंदर अमेरिका के उद्योगपति, जो अमेरिका की इंडस्ट्रीज, जो बिजनेसमैन, उन्होंने पैसा लगा रखा था दोस्त, क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिज्म यानी कि अमेरिका की जो आइडियोलॉजी वो थी यहाँ पे। तो प्राइवेट सेक्टर तो हो सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइम पे वहाँ पे जनरल बतिस्ता की गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो जनरल बतिस्ता की दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ही सपोर्टर भी थी भाई अमेरिका की, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी टाइम पे हुआ क्या कि दोस्त वहाँ पे एक नया नेता आया, फिदेल कास्त्रो। उसने जनरल बतिस्ता को हटाया और जो कैपिटलिज्म सिस्टम चला आ रहा था क्यूबा के अंदर उसको ख़त्म किया। और सोवियत संघ, यूएसएसआर की हेल्प से दोस्तों यहाँ पे सोवियत संघ की आइडियोलॉजी यानी सोशलिज्म लेकर आ गया। अब सोशलिज्म में क्या होता है दोस्त, जो भी प्राइवेट है अब उसको गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। अब दोस्तों क्या हुआ कि जो भी अमेरिकन बिजनेसमैन ने जो इन्वेस्ट किया हुआ था दोस्तों क्यूबा के अंदर, अब वो सारा पैसा चला गया गवर्नमेंट के हाथ में। अमेरिका का दोस्तों ₹1 भी चला जाए तो पागल हो जाएगा यार वो। अब सब कुछ तो कितने सारे करोड़ $1 लगा रखे थे वो अब क्यूबा की गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। अब इससे दोस्तों मुद्दा और बिगड़ गया। क्यूबा को बोला यूएसएसआर ने, तू कर बेटा कर, टेंशन मत ले, तेरे पीछे बैठा हूँ मैं, यूएसएसआर बैठा है, टेंशन मत ले। और भाई इसीलिए युद्ध बढ़ता चला गया दोस्त। 3 हफ्ते बाद पता चला भाई ये तो युद्ध का चरम बिंदु था। अगर थोड़ा सा ये और बढ़ता वर्ल्ड वॉर दोस्तों 3rd हो सकता था, इतनी ऐसी नौबत आ गई थी इस टाइम पे। इवन दोस्त जो यूएसएसआर उन्होंने क्यूबा में तो पूरे अपने हथियार भी लगा दिए थे, जंगी बेड़ी भेज दी थी तो उसको रोकने के लिए यूएसएसआर ने। तो मुद्दा बहुत गंभीर हो गया था। खैर दोस्त की मुद्दा आगे चल के शांत हो गया। एंड अब हम बात करते हैं दोस्त 1963 से लेकर 1979 में, जो कि हमारा 5th फेज है। इस फेज को डेटेंट के नाम से जाना जाता है, जिसको डेटेंट कहा जाता है। जो डेटेंट का मतलब होता है जब शीत युद्ध की उग्रता में कमी आ जाए, जब ऐसा लगने लगे कि भाई शीत युद्ध तो अब है ही नहीं, रहा ही नहीं, बहुत कम हो जाए। लेकिन ख़त्म नहीं हुआ दोस्त, ध्यान रखना, कभी भी पैदा हो सकता है, बट ये कम जरूर हो गया। जैसे कि दोस्त आज कोरोना की हालत हो गई, आज कोरोना पूरा ख़त्म नहीं हुआ बट कम जरूर हो गया। वैसे ही सेम दोस्तों इस टाइम भी देखा गया कि अब इसी चीज़ थोड़ा सा कम हो गया था। क्यों? क्योंकि 1963 के अंदर दोस्तों जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसके ऊपर बैन लगा दी गई। इसके ऊपर अमेरिका और यूएसएसआर दोनों सहमत हो गए, हाँ भाई ठीक है। ये हॉटलाइन समझौता किया गया 1963 के अंदर अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कि जो भी संकट होगा हम उसका मिलकर समाधान करेंगे। परमाणु या प्रसार संधि दोस्तों 1967 में किया गया कि जो भी 5 कंट्रीज जो मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, यूएसएसआर, चाइना, यानी इन 5 के अलावा कोई भी अब एग्रीमेंट पे जो साइन कर देगा एनपीटी पे, कोई टेस्ट नहीं कर पाएगा। दोस्त एनपीटी किया गया मेनली दोस्त भारत ने, इसने सिग्नेचर नहीं किया था भारत ने यार, ठीक है। 4th पॉइंट क्या, मॉस्को-वोन समझौता। दोस्त मॉस्को-वोन एग्रीमेंट क्या था? देखो यूएसएसआर की कैपिटल दोस्तों आपको पता है कि मॉस्को और वेस्टर्न जर्मनी यानी कि पश्चिमी जर्मनी की दोस्तों जो थी वो है वोन। तो इन दोनों के बीच में समझौता ये हुआ कि अब 1970 में दोस्तों ये समझौता हुआ था। इस समझौते शांति प्रिय यानी शांति बनाए रखने की बात की गई थी। आगे चल दोस्त बर्लिन समझौता हुआ। अब इसमें भी कहा गया कि कोई युद्ध नहीं करेंगे भाई, और 2 जर्मनी का सिद्धांत का कंसेप्ट दिया गया, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट है जर्मनी का, पश्चिमी जर्मनी है ना, यानी जो पूर्वी जर्मनी है उसको मिलाकर एक जर्मनी बनाया जाएगा दोस्त। तो ये सारी बात की गई। तो यहाँ पे अच्छी बातें कही गई है और शांति बनाए रखने की दोस्तों बात की जा रही है, मीटिंग हो रही है और कोई एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहा, नहीं दोस्तों नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, एग्रीमेंट किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए दोस्तों इसको देतांत कहा गया है, ठीक है। इस पर दोस्तों अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन किए गए, यूरोप के सभी देशों में सिक्योरिटी के लिए दोस्त कि वहाँ पे कोई कभी खतरा ना हो, इसके लिए काफ़ी कॉन्फ्रेंस किए गए और इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा दोस्तों जो भी आसपास के कंट्रीज़ हैं उन सभी सुरक्षा की बात की गई। तो इसलिए दोस्तों डेटेंट को कहा जाता है। लेकिन दोस्त इस शांति का बांध तब टूटा जब 6th फेज की स्टार्ट होती है 1980 और 1989, 1980 और 1989 में हुआ क्या, इसको दोस्तों न्यू कोल्ड वॉर कहा जाता है, नया शीत युद्ध कहा जाता है। इस टाइम पर दोस्तों 1971 में बांग्लादेश के दोस्तों स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था और इसी टाइम पे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। दोस्त अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट करके
हमसे दुश्मनी बढ़ाई। और दोस्त पाकिस्तान का जब इसने सपोर्ट किया तो यूएसएसआर ने दोस्त इंडिया का सपोर्ट कर दिया। और इसी बीच में यूएसएसआर और इंडिया के दोस्तों साथ आ जाने से अमेरिका दोस्त अब यूएसएसआर से नाराज़ हो गया, और यहीं से अब कह सकते हो कि नज़दीकियाँ जो थी अब वो ख़त्म होती चली गई। यूएसएसआर और यूएसए की लड़ाई झगड़े दोस्तों बढ़ते स्टार्ट हो गए। अब चीन और दक्षिण अफ्रीका का दोस्त जो संघर्ष था वो बढ़ता चला गया, क्योंकि अब चीन चाहता था कि साउथ अफ्रीका के अंदर वो अपना कब्जा जमाता चला जाए। 1983 में दोस्त साउथ कोरिया का ये विमान जो था दोस्तों उसका मार गिरा दिया यूएसएसआर ने, यानी कि साउथ कोरिया का विमान जा रहा था दोस्त, प्लेन जा रहा था, यूएसएसआर ने उस पर अटैक करके दोस्तों वहीं पे उसको मार गिराया। साउथ कोरिया का दोस्त, आपको पता है कि साउथ कोरिया वही है जो यूएसए का सपोर्टर है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया किसका? यूएसएसआर का सपोर्टर है। और जो साउथ कोरिया जो कि अमेरिका का दोस्त है, उसके विमान को, उसके प्लेन को दोस्त यूएसएसआर गिरा रहा है, तो भाई अमेरिका नाराज तो होगा ही होगा। ये थोड़ी भाई आगे बोलेगा आज मेरे जोली में बैठ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। लो भाई यहीं पर नाराज बढ़ते चले गए। 1986 में दोस्तों अमेरिका का स्टार वॉर कार्यक्रम हुआ। स्टार वॉर मतलब कि भाई अब जो भी हो जाए लपेट लेंगे भाई यूएसएसआर को, इसके सभी साथियों को दोस्त। यहीं से अब जो था मतलब कि जो कटाक्ष थी वो बढ़ते चली गई दोस्त। 1979 से 1987 के बीच में एक 7वां चरण कहा जाता है ये। जस्ट इस पॉइंट को एक नेक्स्ट पॉइंट बना दिया गया है। मेनली दोस्तों 6 पॉइंट या 6 फेजेज हैं इसके। ये जो पॉइंट बनाया गया जिसमें नए शीत युद्ध की शुरुआत एक नए तरीके से कही गई, क्योंकि दोस्त नए राष्ट्रपति आते हैं अमेरिका के, रेगन नाम के। इसको हम एंड ऑफ डिटेंथ यानी कि देतांत के खात्मे की बात करते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर दोस्त सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में 25 दिसंबर के दिन। और सोवियत संघ दोस्तों जो 15 भागों में टूट जाता है उसका एक नया पार्ट निकला जाता है, वो है रसिया, आज का पार्ट, ठीक है। और इस तरह का दोस्त पूरा पार्ट यहाँ पे हमारा खत्म होता है दोस्त फेसेस का। इधर दोस्त यहाँ पे हमारा ये फेसेस का पार्ट है। इसके बाद जो चिपको आंदोलन है हमारा गेस्ट ट्रेजेडी वाला है। तो एक एक करके मैं पहले इन दोनों क्वेश्चन को समझा देता हूँ आप सभी को। मैं आपको दोस्तों स्लाइड दे दूंगा, प्लस दोस्तों नोट्स जरूर लेना। नोट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ उसमें से समझ आ जाएगा। बाकी दोस्तों चिपको आंदोलन के बारे में दोस्तों हम सभी जानते ही हैं। चिपको आंदोलन आखिर क्या था, किस तरह दोस्तों चिपको आंदोलन के रूप में लोग पेड़ से चिपक गए थे। 1970s के दोस्तों डिकेड में ये स्टार्ट हुआ था, 1970 के दशक में ये स्टार्ट हुआ था। ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक बहुत है ना, एंड दोस्तों गौरी देवी और चंडी प्रसाद भट्ट दोस्त, इन तीनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इसको आगे बढ़ाने में। क्योंकि दोस्त वर्तमान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के एक गाँव मंडल से ये शुरू हुआ था। और स्थानीय लोगों के दोस्तों संघर्ष इसमें दिखाया गया, किस तरह के लोग पेड़ काटने ना देने की वजह से लोग पेड़ जो चिपक गए थे। वहाँ का महिलाओं के दोस्तों बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। और दोस्त पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका मतलब कि बहुत मतलब कि अप्रिशिएट किया गया था कि वाह भाई पेड़ों को बचाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष जो कि भारत में दोस्तों हुआ। ये क्लियर है। तो मेन में दोस्तों मांग यही थी। देखो अब क्रिकेट बनाने वाली वहाँ पे कंपनी भी आई कि भाई पेड़ काटना है, क्रिकेट के टूल्स बनाएंगे, तो तमाम दोस्तों वहाँ पे ठेकेदार आए। तो इससे नाराज़गी तो होनी ही थी। तो उस जगह पे रह रहे हैं यार, तो वनों की सुरक्षा हमारे देश की सुरक्षा है, तो इसलिए दोस्तों पर्यावरण के ह्रास के लिए किया गया था, ठीक है। बाकी स्लाइड मैंने आपको सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है हम थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों 1984 की ये बात है। दोस्तों हुआ क्या था, चलिए पहले इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। भोपाल गैस जो ट्रेजेडी है वो एक औद्योगिक दुर्घटना था, यानी कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था वो। क्योंकि दोस्तों भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ का एक जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की वो है भोपाल है। तो वहाँ पे यूनियन कार्बाइड के एक कीटनाशक संयंत्र में दोस्तों घटना हो गई थी। किसमें? यूनियन कार्बाइड। क्लियर दोस्त। 3 दिसंबर 1984 की बात है ये, जब आधी रात को कंपनी के दोस्त संयंत्र में यानी कि जो गैस है दोस्तों उसका ना रिसाव होना स्टार्ट हो गया था, है ना। उसमें दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था दोस्तों, वो निकलना स्टार्ट हो गया, वो अलग ही फैल गया, स्प्रेड हो गया बहुत तेज़ी से। और उसके बाद दोस्तों जो वहाँ के लोग थे इसके चपेट में आ गए। उस लगभग 5 लाख लोग इसके चपेट में आ गए। इमीडिएटली दोस्त 2259 लोगों की जान चली गई। और दोस्त मध्य प्रदेश गवर्नमेंट तो ये कहती है कि 3787 लोग इसके अंदर मारे गए इस गैस की वजह से। और दोस्त गैर सरकारी कुछ एनजीओ वगैरह उनका ये कहना है कि लगभग 8 से 10 हज़ार लोग मारे गए दोस्त। उस गैस का आज भी दोस्त इफेक्ट पड़ता है, बच्चे बूढ़े बहुत लोग दोस्तों मारे गए इस गैस की वजह से। बहुत बड़ी दुर्घटना भारत के अंदर हुई थी यार ये वाली। और आज भी दोस्त उस गैस का प्रभाव ये होता है दोस्त, आज भी जब उसके लोग वहाँ पे पैदा होते हैं दोस्त, किसी के आँखें है ना दोस्त जो कह सकते हो कि फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं वहाँ पे, जब बहुत मतलब कि दोस्त हाथ पैर के अंदर आज भी दिक्कत होती है जब वो पैदा होते हैं आज भी। तो इस तरीके से इस फैक्ट्री के अंदर जो ये दुर्घटना घटी ये दुनिया भर के अंदर दोस्त एक बहुत बड़ी घटना के रूप में जानी जाती है। क्लियर दोस्त ये। एंड इससे बुरी घटना दोस्त शायद ये दोस्त भारत के अंदर आज तक हुई है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भारत के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में नारी की भूमिका। देखो भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर नारी की अपनी एक अलग भूमिका रही है। क्योंकि दोस्त एनी बेसेंट के द्वारा जब नेशनल कांग्रेस का एक फर्स्ट महिला वो अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, तो उस टाइम दोस्तों कांग्रेस के अंदर भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता था, सभाएं की जाती थी, तो उस महिला भी उसमें पार्टिसिपेट करती थी।
एंड जो गवर्नमेंट एक्ट 1919 में दोस्त महिलाओं को भी उसमें यानी कि वोटिंग का राइट दे ही दिया गया भारत के अंदर, सबसे पहले कह सकते हो आप, ठीक है, यानी खड़े होने का दोस्तों अधिकार दे दिया गया था। और 1926 में तो महिलाओं को विधानसभा में खड़े होने तक का दोस्तों अधिकार दे दिया गया था, तो एक अच्छी नीति रही है। और 1929 में दोस्त सभी प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को मताधिकार मिल गया दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1919 के बाद महात्मा गांधी दोस्तों हर वर्ग, विचारधारा और क्षेत्र के लाखों लोगों को भारत के आज़ाद कराने के लिए दोस्तों हिंसात्मक आंदोलन का एक दो है ना जो संगठन बनाया, उसमें सभी लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने प्रमोट किया और अप्रिशिएट किया लोगों को, भाई लोग जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे और उतना ही दोस्तों भागीदार बनेंगे। तो ऐसा ही आंदोलन में सभी ने मिलजुल के दोस्त पार्टिसिपेट किया। जब नमक आंदोलन दोस्तों चल रहा था तो उस टाइम में महिलाओं ने साथ दिया, और जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके अंदर भी महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा था। और दोस्तों नमक आंदोलन को तो भूल ही नहीं सकते। नमक एक किचन से जुड़ा हुआ दोस्तों सामान है, किचन में हमारी माँ बहनें दोस्तों जो महिला होती है उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें साथ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों इनका बहुत बड़ा साथ रहा था, अब तक का सबसे बड़ा साथ भारत छोड़ो आंदोलन में रहा था महिलाओं का। तो दोस्तों ये पूरा आपको बताना है, ये पूरी कहानी क्लियर दोस्तों। इसका स्लाइड्स का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो वियतनाम के बारे में बता रहा था मैं, तो वियतनाम की वीडियो पूरे अच्छे तरीके से देख लेना, इसके लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको वियतनाम वाली की, ठीक है, क्योंकि दोस्त वियतनाम पे किस तरह आगे पहले फ्रांस ने दोस्त जापान ने कब्जा किया, उसके बाद 1964 के अंदर अमेरिका दोस्त इस पर कब्जा कर लिया, जो कि 1975 तक चला अमेरिका का कब्जा। और दोस्त 1976 में जाके दोस्तों वियतनाम जो अलग अलग हुए पड़े थे वो एक बन गए थे। पूरी कहानी मैंने बता रखी है, आप सभी को जरूर देख लेना, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो पेरिस छात्र आंदोलन दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों छात्रों ने अपनी मांग को लेकर आंदोलन किए थे। यौन स्वतंत्रता, यानी वो चाहते थे कि पुरुष और महिला यानी गर्ल्स और बॉयज़ को टोटली यानी बराबरी का दर्जा मिले, ठीक है, यानी दोस्तों वहाँ पे कोई भी किसी का भेदभाव ना किया जाए, पहली बात तो ये थी। और जो एजुकेशन सिस्टम है उनमें सुधार करने की दोस्तों इन्होंने बात करी थी, तो उसके लिए पेरिस में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हुआ था, बहुत तेज़ी से दोस्तों बढ़ता चला गया था। देखो मांग थी स्टूडेंट की और ये मुद्दे यहाँ पे पॉलिटिक्स का बन गया था, तो ये अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसके बाद अल्जीरिया का संघर्ष, अल्जीरिया में दोस्तों क्या संघर्ष हुआ पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। देखो 1830 के अंदर आक्रमण कर दिया फ्रांस ने अल्जीरिया पे दोस्तों और कब्जा कर लिया। किसने? फ्रांस ने अल्जीरिया पे। कब? 1830 के अंदर। और 16वीं शताब्दी से ही दोस्त वो कहता आ रहा था कि भाई अल्जीरिया जो है मतलब कि उस पर हम चाहते ही हैं, क्योंकि दोस्त ओटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था अल्जीरिया। और 1848 में दोस्तों अल्जीरिया को फ्रांस का एक कह दिया गया कि फ्रांस का ही एक राज्य है अल्जीरिया, उसके ऊपर फ्रांस का ही अधिकार होने वाला है। तो इस तरीके से फ्रांस ने पूरा अल्जीरिया पे अपना कब्जा कर लिया, सभी अधिकारों सभी ज़मीन पे दोस्तों उसने दोस्त कॉलोन को बसा दिया। कॉलोन कौन होते थे दोस्त? कॉलोन वो होते थे जो है तो अंग्रेज यानी जो है तो फ्रांस के, यूरोप के, और वो रहते थे अफ्रीकन कंट्री में जाके दोस्त हैं। तो नॉर्थ अफ्रीका का ही दोस्त कंट्री अल्जीरिया भी, तो वहीं पे जाके रहने लग गए ये कॉलोन जो कि है यूरोप के बट रह रही है अल्जीरिया यानी अफ्रीकन कंट्री के अंदर। तो 1900 में दोस्त खेती योग्य धरती का 20% जो भाग था वो यूरोपियन यानी कि फ्रांस के कब्जे में आ गया अल्जीरिया का, और दोस्त इस तरीके से पूरा प्रशासन अल्जीरिया का इनके हाथ में आ गया। क्लियर दोस्त? यानी कि जो अल्जीरिया है दोस्त वो अल्जीरियन, ओरान और कॉन्स्टेंट ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। और इस तरीके से अल्जीरिया के पॉलिटिक्स और यानी कि दोस्त जो सोशल जितने भी रूल्स है वो सब फ्रांस से डिसाइड कर रहा था। 1893 में अल्जीरिया में दोस्त विधान पालिका बनी और फ्रांसीसी आवासियों के नियंत्रण में ही रही। लेकिन दोस्त अल्जीरियों ने प्रारंभ से ही फ्रांस का बहुत ज़्यादा मतलब विरोध किया था कि फ्रांस यहाँ पे क्यों आ रहा है भाई, फ्रांस के यहाँ पे क्या मतलब है। फिर जाकर दोस्त फ्रीडम मूवमेंट चले, कब? मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि दोस्त मध्य तक स्वतंत्रता इसके आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि जो 20th सेंचुरी था दोस्त उस टाइम पे अल्जीरिया में जो नई पीढ़ी का जन्म हुआ, नई पीढ़ी मतलब जो नए दोस्त पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी, कल्चरल कम्युनिटी बनी दोस्त, अलग अलग ऐसे लोग बने जो काफ़ी एजुकेटेड थे। तो जो एजुकेटेड थे अब वो चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट दोस्त जब टाइम चल रहा था, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन रहा, तो वो चाहते थे कि यहाँ पे लोगों को वोट का राइट मिले, फ्रांस अपने देश में वापस जाए और यहाँ पे अपना कब्जा वो ख़त्म करे। इसलिए दोस्त 1926 में निर्वाचित प्रतिनिधि संघ की स्थापना की गई थी। और मेन दोस्त इसका जो उद्देश्य था, इसमें जो सबसे बड़े जो नेता बन के उभरे फ्रांस के कब्जे विरोध करने के लिए वो थे फर्रात अब्बास। ये जो शक्तिशाली नेता बन के उभरा अल्जीरिया के अंदर, फर्रात अब्बास, ये चाहता था आज़ाद करवाना। दोस्त इन्होंने एक संगठन बनाया फराज अब्बास ने, और इसके बाद उससे एक नेता और आया अहमद मसाली हज, इसके द्वारा एक बनाया गया उत्तरी अफ्रीका का स्टार। अल्जीरियन लोगों की एक पार्टी बनाई गई और विदेशी सत्ता के विरोध में बनाई गई, किसके द्वारा? अहमद मसाली हज के द्वारा। ये दोस्त कह सकते हो कि इसने मतलब कि ये चाहता था कि फ्रांस को यहाँ से भगाया जाए, बट इस्लाम में ये सुधार चाहता था, ठीक है। उसके बाद इसने चाहा कि अल्जीरिया के अंदर फ्रांस को भगाना है, और इस तरीके से इन्हें जो संगठन बनाया दोस्तों आगे चल के मसाली हज ने
कह सकते हो कि वहाँ की गवर्नमेंट से, फ्रांस की सरकार से दोस्तों मतलब कि इसने सोचा कि समझौते के द्वारा ही मामला ठीक हो जाए। बट जब आगे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 1942 के अंदर फ्रांस के अंदर दोस्तों द गोल की सरकार ने कह सकते हो कि अल्जीरिया में जब इसने मतलब कि दोस्तों ये इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, जब जाति करनी स्टार्ट कर दी, लोगों पर अत्याचार करने स्टार्ट कर दिया दोस्तों, तब जाकर मुद्दा और ज़्यादा ख़राब हो गया। अब उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, फाइनली संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है सिर्फ अल्जीरिया की आज़ादी के लिए। दोस्तों 1950 के दशक में बेनवेला राष्ट्रीय नेता बन गए अल्जीरिया के, और दोस्तों इन्होंने जनरल द गोल यानी जो कि फ्रांस का नेता था, है ना, फ्रांस में इसका कब्जा हुआ करता था जनरल द गोल का, तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट या FLN बनाया गया। किसके द्वारा दोस्त, सही से ध्यान रखना, बेनवेला के द्वारा। और मेन जो था इसमें क्या कि 1 नवंबर 1954 को दोस्त FLN के द्वारा अल्जीरिया को दोस्त स्वतंत्रता संग्राम इसने शुरू कर दिया कि अब दोस्त अल्जीरिया को स्वतंत्रता चाहिए तो चाहिए तो चाहिए बस। और फाइनली दोस्त आगे चल के मेन जो कंट्रीब्यूशन रहा दोस्त वो FLN का रहा है अल्जीरिया को आज़ाद करवाने के लिए। 1956 तक मसाली हज को छोड़कर लगभग सभी राष्ट्रवादी दोस्तों FLN के साथ चले गए थे। और इस तरीके से जो अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम था दोस्त वो स्टार्ट होता है 1956 से लेकर 1962 तक। हुआ क्या था कि फ्रांस की सरकार ने अल्जीरिया में दोस्तों अपना अधिकार बनाए रखने का पूरा मतलब कि मन बना रखा था कि हम जाएंगे नहीं छोड़ के यहाँ से भाई, क्योंकि खेती करते थे, खेती से उनका पैसा मिलता था, टैक्स मिल जाता था। तो मेनली दोस्तों वो अल्जीरिया एक उपजाऊ भूमि थी यहाँ पे। तो अल्जीरिया में फ्रांस लड़ाई जीत कर अपनी खोई हुई दोस्तों भूमि प्राप्त करना चाहता था। तो फ्रांस आपको पता है दोस्त कि फ्रांस आगे दोस्तों वियतनाम में भी हारा, और तो उन तमाम चीज़ों को जो हारा था, और अब तक दोस्तों फ्रांस की बहुत बेइज्जती हुई थी अल्जीरिया के अंदर। तो वो चाहता था कि नहीं भाई यहाँ पे मैं बने रहूँ चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि इंटरनेशनल बेइज्जती ना हो जाए उसकी। दोस्त अल्जीरिया आगे से चल के हुआ क्या कि इसकी सेना और दोस्त जितने भी मतलब कि अल्जीरिया की पूरी ग्रुप रही, उन्होंने मिल के दोस्तों फ्रांसीसी सेना पे अटैक कर दिया। और आगे चल के दोस्त फ्रांस की सेना इतनी कमज़ोर हो गई कि अल्जीरिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गई। अल्जीरिया को दोस्तों फ्रांस से स्वतंत्रता 5 जुलाई 1962 को मिल गई। और दोस्तों इस तरीके से फ्रांस से आज़ाद हो गया अल्जीरिया 5 जुलाई 1962 को। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया अल्जीरिया की पूरी कहानी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। देखो ये भी हो गया हमारा चिपको आंदोलन मेनली, है ना, गैस ट्रेजेडी हमारा भी हो ही गया एक तरफ से। उपनिवेशवाद यानी जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश को गुलाम बना लेता है तो उसको कहते हैं कॉलोनिज्म। रंगभेद नीति दोस्तों अपार्टहाइड की पॉलिसी, काले गोरे में भेदभाव दोस्तों बहुत किया अंग्रेजों ने अफ्रीका के अंदर। क्यूबा मिसाइल संकट दोस्तों, दांडी मार्च गांधी जी वाला पता ही है आपको, ठीक है। एंड दोस्त बीच में यानी कि जो देखो 20 और 90 के दशक में मास मीडिया का बहुत ज़्यादा यानी कि कंट्रीब्यूशन रहा है देश के अंदर, मीडिया के अंदर। देखो मास मीडिया मतलब क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए, जिसमें दोस्त प्रिंट मीडिया होती है, जिसमें हम टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, रेडियो देखते हैं। इनका मेन कंट्रीब्यूशन होता है देश के उत्थान में, तो इनका पूरा विकास बताना है आप सभी को। देखो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अंदर दोस्त नारीवादी आंदोलन। देखो अफ्रीका हो गया एक डेवलपिंग कंट्री से विकासशील देश है, दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका तो ब्राज़ील वगैरह हो गया एक विकासशील देश है। तो यहाँ पे महिलाओं ने अपने राइट टू वोट के लिए, ना, वोट के अधिकार के लिए एंड दोस्त इक्वालिटी के लिए इन दोस्त हमेशा हम यहाँ ने संघर्ष किया है। तो नारीवादी दोस्तों जो आंदोलन है यहाँ पे, नारीवादी का मतलब क्या होगा, महिला और पुरुष में समानता की बात करते हैं, पेट्रियार्कल सिस्टम की एंड की बात करते हैं कि पुरुषों के समान ही महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए दोस्त, काम में भी, जो व्यवसाय जो ऑक्यूपेशन करते हैं उनमें भी, और दोस्त बराबरी का दर्जा पॉलिटिक्स में भी मिलना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे संघर्ष किए गए थे। नारी का मैंने आपको बता दिया। गुड रिफ्लेक्स का दोस्त मेनली मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, गुड रिफ्लेक्स के ऊपर मैं वीडियो को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा इसकी, क्लियर है। दक्षिण कोरिया और दोस्त उत्तरी कोरिया का मैंने आपको संघर्ष बताया था स्टार्टिंग में, किस तरह से 1950 और 53 तक एक संघर्ष चलता है। एंड दोस्त इसके बाद वियतनाम की मैंने वीडियो आपको लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में। उत्तर में जो पर्यावरण के आंदोलन है और दक्षिण में जो पर्यावरण के आंदोलन है वो बिल्कुल अलग है। दक्षिण वाले दोस्त जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो आरोप लगाते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उत्तर के यानी जो नॉर्थ के हैं जो विकास कर चुके हैं अपना, इन्होंने ही पर्यावरण को ख़राब किया है, इनके वजह से हुआ ऐसा। और नॉर्थ वाले यानी जो वेस्टर्न कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है वो बोलते हैं कि नहीं ये डेवलपिंग कंट्री अपना विकास कर रहे हैं इसलिए इनके वजह से पर्यावरण पूरा संतुलन हुआ पड़ा है, ये है मेन जिम्मेदार। तो इनके पूरा डिफरेंट आपको बताना है दोस्त, ठीक है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, रियो डी जेनेरियो हो गया, है ना, पेरिस कॉन्फ्रेंस हो गया, पेरिस समझौता हो गया। तो इन सब जो भी समझौते किए जाते हैं दोस्त उसके अंदर जब एजेंडा 20 निकल कर आया था तो उसमें मेनली यही मुद्दा उठाया गया था। पेरिस वाला दोस्त हो गया हमारा यहाँ पे, अल्जीरिया वाला मैंने आपको बता दिया, और जो समाजवादी नारीवादी का एक आंदोलन रहा है जिन्होंने महिलाओं की समानता की बात कही है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए दोस्त। इनको ये जो स्लाइड है ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, इसमें आप ज्वाइन हो जाइए। एंड दोस्त लास्ट में एक बात आपको मैं और कहना चाहता हूँ कि इस पूरे स्लाइड्स को भी दे दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में, प्लस दोस्त इस सब्जेक्ट की आप नोट्स जरूर ले लीजिए। नोट्स में आपको सब कुछ मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है,
तो दोस्त एक बार आप मेरे समझाने के बाद आप नोट से पढ़ लोगे तो दोस्त ईजिली आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा दोस्तों। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 लिखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक कीजिए, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों हिस्ट्री और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेज कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया है तो नीचे मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाइए प्लीज़ चेक कीजिए दोस्त, उन सभी वीडियोज़ को एक बार जरूर देख लीजिए ताकि दोस्त आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। मैंने सभी वीडियोस दोस्त 3 से 4 वीडियोस दिए, उनको देख लीजिए दोस्त, और इस वीडियो में आपको मैंने जो बताया उनको समझ लिए। मैंने आपको स्लाइड टेलीग्राम में दे दिया है, बाकी दोस्तों आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए दोस्त। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत। 8 तक चलता है।